हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। आप लोग सोचेंगे 9:30 बजे का टाइम दे रखा है और सुबह में अपलोड कर रहे हैं, एक दिन लेट अपलोड कर रहे हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड एग्जाम है, तो जो पेड कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियोस बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एग्जाम होने वाला है और फेज 1 जल्दी होने वाला है। मंथली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोवाइड करना जरूरी है। उसके अलावा एआरडी स्टैटिक पे भी काम चल रहा है, तो बहुत कुछ है जो उनको प्रोवाइड करना है 30 जुलाई से पहले, 31 जुलाई से पहले, इसीलिए डिले हो रही हैं। एक बार नाबार्ड का एग्जाम हो जाएगा तो वापस ये चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि पीआईबी का इस बार वीडियो कोई भी पेंडिंग ना रह जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इसीलिए पीआईबी हम मिस नहीं करना चाहते। देखिए, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हम 27 जुलाई के करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, जो कि अब से थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, 3 से 4 घंटे बाद। पहला आर्टिकल है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप प्रोग्राम्स। इसके तहत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडिया में। देख लेते हैं क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये देखिए, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इन्होंने सिर्फ तमिलनाडु में 3 वर्षों में 26,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। लेकिन तमिलनाडु का हमें पढ़ना नहीं है, पूरे देश का पढ़ना है। देख लेते हैं मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ था? 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। पर्पस क्या था? पर्पस था हमारी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का हब बनाना। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था, फर्स्ट वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव था इंडिया में, ताकि इंडिया को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके और वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में इंडिया को एक्सपोज किया जा सके, यानी इंडिया का एक्सपोजर बेहतर हो वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में। मेक इन इंडिया 1 के तहत मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया गया। फिर मेक इन इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया, 2.0, जिसमें 27 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया और इन 27 सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है मेक इन इंडिया 2.0 के तहत। देखिए, इस मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के चलते इंडिया में एफडीआई इनफ्लो बहुत बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आया। इंडिया में 2020-21 के दौरान 81.72 बिलियन डॉलर, कितना? 81.72 बिलियन डॉलर आया है एफडीआई। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। सेकंड नंबर पे यूएस है, याद रखिएगा। और इंडिया में सबसे ज्यादा एफपीआई कहाँ से आता है? वो यूएस से आता है, इतना अंतर है। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई किस स्टेट में आता है? तो महाराष्ट्र में आता है। इंडिया में 2020-21 के दौरान 81.72 बिलियन डॉलर एफडीआई आया है, जो कि 2014-15 से काफी ज्यादा है, लगभग डबल के आसपास है। अगर देखा जाए पिछले 7 वर्षों में जो इंडिया में एफडीआई आया है, वो पिछले 21 वर्षों के एफडीआई का 58% है। तो 7 वर्षों में इतना एफडीआई आ गया कि पिछले 21 वर्षों के एफडीआई का कितना है? 58% है। तो एफडीआई इनफ्लो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है, तो वो 2014 के बाद की बात करना उचित समझेंगे। ये जो आपका एफडीआई आया, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लिए गए, फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम लिए गए, इससे वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग बहुत बेहतरीन हो गई। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया की रैंकिंग थी 63rd प्लेस पे था इंडिया, तो ये अपने आप में ही बेहतरीन है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। पर्पस क्या है? हमारे देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इसके तहत जो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये स्टेट या फिर यूटीज को डायरेक्ट फंड एलोकेशन नहीं करता है। क्या करता है? इसने एक फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए स्टैब्लिश किया है 10,000 करोड़ का। ये फंड ऑफ फंड क्या करता है? जैसे बैंकों ने आपको गारंटी दी, मतलब कि आपको लोन दिया और आप वो लोन नहीं चुका पाए, तो इस फंड ऑफ फंड में से उन बैंकों को उस लोन की अदायगी की जाती है। 2 जून 2021 तक सिडबी ने लगभग 5,409.45 करोड़, कितने? 5,409.54 करोड़ जो है सेबी के 71 रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कमिट कर रखे हैं। यानी जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, 71 ऐसे हैं जहां सेबी के आपके सिडबी ने प्रोवाइड किया है इतना बजट। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, ये 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए, अगर इंडिया में हमारे कोई भी स्टार्टअप ओपन होता है तो 7 वर्षों तक, सपोज करिए उसको 7 वर्ष हो गए हैं ओपन किए हुए, तो उसको स्टार्टअप माना जाएगा, यानी 8वें वर्ष से उसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। और इन 7 वर्षों में अगर लगातार 3 वर्षों तक उसने कोई भी प्रॉफिट गेन किया है तो उस पर 100% वेव ऑफ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कुछ नहीं लेगी। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80 IAC के तहत आपको जितना भी प्रॉफिट गेन हो रहा है मार्जिन, 7 वर्षों के अंदर ही लगातार 3 वर्षों तक कुछ भी आपको गेन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कुछ भी नहीं लेगी।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेट ट्रेड, हाल ही के वर्षों में कितने स्टार्टअप्स को उसने रिकॉग्नाइज किया? तो सबसे ज़्यादा 2020 में रिकॉग्नाइज किए गए हैं 14,000 से भी ऊपर। लेकिन आपको ये सारे फैक्ट रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम पर लॉन्च हुई थी, फंड एलोकेशन, स्टार्टअप्स का फंड ऑफ फंड, सिडबी, ये सब चीज़ें याद रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, बहुत चर्चा में है, 3 दिन से यही चल रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना देख लेते हैं वापस क्या है। देखिए अगस्त 2015 में लॉन्च की थी मेरे ख्याल से ये स्कीम, 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च की थी परंपरागत कृषि विकास योजना। पर्पस क्या था? केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्लस्टर मोड में इंडिया में प्रमोट करना। तो केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च हुई थी। इसमें क्या होता है? देखिए क्लस्टर फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंसेंटिव्स, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, इसके लिए पर हेक्टेयर 50,000 रुपीज दिए जाते हैं 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए पर हेक्टेयर 50,000 रुपीज दिए जाते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। इसमें जो 50,000 रुपीज होता है, इसमें से 31,000 रुपए पर हेक्टेयर दिए जाते हैं 3 वर्षों के लिए। किस लिए? प्रिपरेशन, प्रोक्योरमेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब के लिए दिए जाते हैं। वहीं जो 8,800 है वो दिए जाते हैं आपको हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे स्टोरेज वगैरह कैसे करना है, ये सब। तो परंपरागत कृषि विकास योजना 50,000 रुपीज दिए जाते हैं 3 वर्षों के लिए पर हेक्टेयर, रखिएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत लास्ट 4 ईयर्स में 1197.64 करोड़ जो है डिसबर्स किया जा चुका है स्टेट और यूटीज को। सिर्फ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो अभी तक परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3 वर्षों में पर हेक्टेयर 3,000 रुपीज दिए जा चुके हैं 20 हेक्टेयर के लिए। 20 हेक्टेयर के लिए 3,000 रुपीज पर हेक्टेयर के हिसाब से दिए जा चुके हैं 3 वर्षों में। लेकिन आपको स्कीम के फैक्ट याद रखने हैं, इसीलिए आपको याद रखना है कि 3 वर्षों में 50,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। ये कब लॉन्च हुई थी? 2015-16 में। देखिए 2015 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। 2020-21 तक अभी तक फंड कितना एलोकेट किया गया आप देख लीजिए। ये 500 बजटरी एस्टीमेट रहा है 2020-21 में, हालांकि 381.05 करोड़ के आसपास रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया में सॉइल टेस्टिंग के लिए मोबाइल लैब्स जो सेटअप की जा रही हैं उनका क्या फायदा पहुंच रहा है? तो देखिए डिमांड बढ़ रही है स्टेट्स द्वारा, तो 107 मोबाइल टेस्टिंग लैब सेटअप की गई हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। ये देख लीजिए 2015 से अब तक 107 मोबाइल लैब्स स्थापित की गई हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। अब इतनी कितनी हो गई हैं? देखिए अब 11,531 11,531 लैब सेटअप की जा चुकी हैं। अब इतना नहीं आपको रखना है, सारे फैक्ट्स मैक्सिमम याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर क्या यूज़ किए जाएंगे, वो सब ये रिकमेंड कर सके और उसको टेस्ट कर सके। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने कहा है कि जब से ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट की गई है तब से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज 8 to 10% डिक्रीज हुआ है। कितना? 8 to 10%। और जो प्रोडक्टिविटी है वो 5 to 6% इंक्रीज हुई है। ये कहा है आपके नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने। सॉइल हेल्थ स्कीम की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी दिसंबर 2015 में। देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड में स्वस्थ धरा खेत हरा, ये आपका टैगलाइन है उसका। इसमें 12 पैरामीटर्स की आपको जानकारी दी जाती है। इन 12 पैरामीटर्स में से 3 आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं NPK, एक मात्र सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है आपका S, सल्फर, मेरे ख्याल से S का देख लीजिएगा आप सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 5, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और ये मोलिब्डेनम, कुछ ऐसे ही होता है। 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट की जानकारी होते हैं। उसके अलावा फिजिकल पैरामीटर्स 3 होते हैं, जैसे pH हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, OC हुआ। इन 3 फिजिकल पैरामीटर की जानकारी होती है आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में। सॉइल हेल्थ कार्ड फार्मर्स को ये रिकमेंडेशन करता है कि आपको अपनी सॉइल में कितना फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पर सॉइल सैंपल के लिए 190 रुपीज दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। सॉइल सैंपल कलेक्शन में कितना खर्चा आया, फिर टेस्ट में, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, पर सॉइल हेल्थ कार्ड 190 रुपीज दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए हर 2 वर्ष में सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं। इसमें जो आपका पैरामीटर चेक किया जाता है 15 सेंटीमीटर हाई तक मैक्सिमम चेक किया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड इरिगेटेड एरियाज में 2.5 हेक्टेयर में सैंपल लिया जाता है, इरिगेटेड एरियाज की बात करें, और रेनफेड यानी नॉन इरिगेटेड एरियाज में 10 हेक्टेयर में
ये सैंपल लिया था सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा काम कर रही है, स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इसको इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है देख लेते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इस पर फोकस किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में वैल्यू एडिशन हो सके और वेस्टेज को कम किया सके। आपको पता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 5 to 10% है, इसको कम करने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। अभी तक जो भी स्कीम इंडिया में लॉन्च की गई है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या किया गया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में 818 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, जिसमें से 792 यानी 792 प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए गए हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5792 करोड़ की ग्रांट देगी। कितना? 5792 करोड़ की ग्रांट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुल 10,900 करोड़ की एक प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। देखिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम 13 to 14 सेक्टर हैं इसमें आइडेंटिफाइड। हर सेक्टर के लिए अलग से स्कीम है, उनका टाइम पीरियड भी अलग है। हालांकि बेस ईयर जो प्रोडक्शन का लिया गया है 2019-20 ही लिया गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है, मतलब कि प्रोडक्शन इस वर्ष से माना जाएगा और फिर इसमें जो भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है उससे इंसेंटिव को लिंक कर दिया जाएगा। तो 10,900 करोड़ की प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लॉन्च की थी। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्टैब्लिश करने के लिए लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और ये 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम थी उसके हिसाब से अगले 5 वर्षों में स्टैब्लिश की जाएंगी 2020-21 से 2024-25 तक। और इस पर लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा। तो 10,900 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में लोग 10,000 करोड़ खर्च कर देंगे 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए। 2021-22 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम थी, सिर्फ वो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो यानी टॉप से हटाकर 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स के लिए कर दिया। यानी ऐसे कमोडिटीज जो खराब हो सकते हैं जल्दी वो ऑपरेशन ग्रीन में अब कवर किए जाएंगे। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अप्रैल 2021 में लॉन्च की गई। पर्पस क्या था? इंडिया को ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है कि 4 मेजर फूड प्रोडक्ट सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव प्रोवाइड करना। ये 4 मेजर फूड प्रोडक्ट सेक्टर के यहाँ आपको पता होना चाहिए। रेडी टू कुक, फिर प्रोसेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर मरीन प्रोडक्ट्स और मोज़रेला चीज। तो ये 4 मेजर फूड सेक्टर है जहां पर आपको प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसके तहत असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग के 2 वर्ष के लिए 2021-22 से 2022-23 तक का। प्लांट मशीनरी में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए कुछ मिनिमम आपको असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी, बाद में धीरे धीरे करके आपको पैसा दिया जाएगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है 6 ईयर में इंप्लीमेंट की जाएगी 2021-22 से 26-27 तक। तो 6 ईयर कैसे हुए? तो 2020-21 में स्कीम लॉन्च की गई थी, इसीलिए इस तरह से हुए। लेकिन कई जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल है बुद्धिस्ट जो आपकी बुद्ध पूर्णिमा धर्म चक्र परिवर्तन डे मनाया गया है आषाढ़ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा नहीं आषाढ़ पूर्णिमा। देख लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसको आषाढ़ पूर्णिमा की यानी गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। देखिए आषाढ़ मास ये फुल मून डे होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध द्वारा संघ की स्थापना की गई। संघ बौद्ध भिक्षुओं का एक समुदाय, उसकी स्थापना की थी। पहली बार सारनाथ में प्रवचन दिया गया था, 5 सिख थे। तो फर्स्ट टाइम धर्म चक्र परिवर्तन इसीलिए कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसका सबसे ज्यादा पवित्र त्योहार होता है वैशाख की बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद सेकंड होता है आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा। यही याद रखिएगा, वैशाख की बुद्ध पूर्णिमा और आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा, यही दोनों इंपॉर्टेंट त्योहार होते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के। देखिए जो आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है इसको धर्म चक्र परिवर्तन डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ ड्रामा नहीं। ये इवेंट वेबकास्ट हुआ है इस बार। जो आपका आषाढ़ पूर्णिमा का इवेंट है ये मुलागंधकुट्टी विहारा टेम्पल सारनाथ से डायरेक्टली
वेबकास्ट हुआ है। धर्म चक्र परिवर्तन डे बुद्धिज्म में खास है। इस दिन पहली बार सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा अपना धर्म उपदेश दिया गया था 5 शिष्यों को। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा को ऑर्गेनाइज की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, नीति आयोग और ट्राइफेड ने आपस में हाथ मिला लिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल क्लस्टर स्थापित करने के लिए वनधन योजना के तहत। देखिए, ट्राइफेड और नीति आयोग इन्होंने आपस में हाथ मिलाया है ताकि वनधन योजना के तहत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस किया जा सके। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये नीति आयोग का है और वनधन विकास योजना किसकी है? ट्राइफेड की है। पर्पस क्या है दोनों के हाथ मिलाने का? ताकि ट्राइबल कम्युनिटी का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उनमें वैल्यू एडिशन किया जा सके और ट्राइबल कम्युनिटी की इनकम को बूस्ट किया जा सके। ट्राइफेड द्वारा जो 37,904 वनधन विकास केंद्र थे उनको सब्ज्यूम कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। अब वो 2,275 वनधन विकास केंद्र क्लस्टर में बदल दिए गए हैं। देखिए, एक जो वनधन विकास केंद्र होता है उसमें 20 ट्राइबल मेंबर होते हैं और जो 15 वनधन विकास केंद्र होते हैं उनसे मिलकर आपका एक वनधन विकास क्लस्टर बनता है। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़े पैमाने पर ट्राइबल कम्युनिटी को आपका अफेक्ट किया जा रहा है ताकि वो बेहतरीन लाइफ जी सकें। तो लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करने के लिए वनधन विकास योजना लॉन्च की गई थी। वनधन विकास योजना अभी जो है वो 124 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है ट्राइफेड द्वारा। ट्राइफेड क्या कर रहा है? 65 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक 521 वनधन विकास क्लस्टर अपने आप सैंक्शन कर चुका है, जिससे 1.55 लाख ट्राइबल कम्युनिटीज को फायदा मिल रहा है। लेकिन इतना फैक्ट आपसे डीप में नहीं पूछेंगे। वनधन विकास स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 14 अप्रैल 2018, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च की थी, ट्राइफेड द्वारा रन की जा रही। पर्पस क्या था? देखिए, वैल्यू एडिशन द्वारा जो ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट होते हैं उनके वैल्यू एडिशन द्वारा ट्राइबल इनकम को इंक्रीज किया सके। उसके अलावा MSP फॉर MFP स्कीम लॉन्च की थी। अभी इसमें 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को शामिल किया जा चुका है। 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेटेस्ट 14 शामिल किए गए थे, उससे पहले 73 थे। तो MSP फॉर MFP स्कीम, इसमें क्या होगा? जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका वैल्यू एडिशन करके उनको अच्छे दामों पर बेचा जाता है ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी उनको बेहतर प्राइस मिल सके। ट्राइफेड की बात करें, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1987 में स्थापना हुई थी। चेयरमैन है रमेश चंद्र मीना। लास्ट आर्टिकल है आज का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे मेजर्स लिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन के लिए, खास करके एक्सपोर्ट के लिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे काम कर रही है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल तो एक टफ स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है 1999 से। 1999 से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा एक स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। अब इसका नाम 2016 में कर दिया गया था अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, यानी ATUPS। इसमें क्या था? एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट सब पर फोकस करना था, सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं। ये जो ATUPS है इसमें वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है बेंचमार्क मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए रोड टेप स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। रोड टेप स्कीम में क्या होता है? गारमेंट्स को और जो बने बनाए कपड़े होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। बाकी जैसे धागे वगैरह हुए और कुछ भी टेक्सटाइल का हुआ तो उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए काम किया जाता है रोड टेप स्कीम के तहत। रोड टेप स्कीम में ये सब किया गया है, लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। हालांकि आप याद रखिए, रोड टेप स्कीम 2020 में लॉन्च की थी। इसने MEIS स्कीम, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि WTO कंप्लायंट नहीं थी आपकी MEIS स्कीम। इसमें सब्सिडी दी जा रही थी डायरेक्टली MEIS स्कीम में। तो लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ सब्सिडी दे रही है और टेक्सटाइल को प्रमोट कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बदला हुआ रूप स्थापित कर दिया, रोड टेप स्कीम। रोड टेप स्कीम में क्या होता है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यानी जो भी गवर्नमेंट की ड्यूटी, GST, टैक्स वगैरह लगता है वो सब वेव ऑफ कर दिया जाता है और वापस एक्सपोर्टर के अकाउंट में भेज दिया जाता है रोड टेप स्कीम के तहत। खास करके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लॉन्च की गई थी। हालांकि आप याद रखिएगा, रोड टेप स्कीम के तहत रोड टेप स्कीम जो है सभी एक्सपोर्ट गुड्स पर लगती है, खास करके टेक्सटाइल सेक्टर की लॉन्च की गई थी। इसका मतलब सभी एक्सपोर्ट गुड्स पर लग सकती है। बस इतने ही आर्टिकल थे, बाकी करंट अफेयर्स में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।